क्या आप कभी ये सोचते हैं कि जो सुबह हम दूध पीते हैं वो कहाँ से आता है? अच्छा, उसके बाद हम जिस साइकिल से मान लीजिए जा रहे हैं वो कहाँ से आता है? या हम मिल्क प्रोडक्ट पी रहे हैं वो कहाँ से जाता है? और हम जिस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहाँ बनता है? हम कपड़े सूट पहने हुए हैं ये कहाँ बनता है? एक बैंक में आदमी बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका क्या रोल है? क्या आपने ये भी सोचा होगा कि हम जिस मोबाइल या जैसे किसी से भी इंटरनेट से आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं वो कैसे संभव हो रहा है? तो ये मतलब क्या है कि इन सब में जो है आर्थिक गतिविधियाँ सम्मिलित है, संलग्न है। आर्थिक गतिविधियों का ही एक अलग अलग रोल हर एक का है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था, माना कि ये सेक्टर हर दुनिया के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन चूँकि हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका क्या योगदान है, क्या इनका रोल है, ये कहाँ पर इनको स्थापित कर सकते हैं, या कहाँ अल्टीमेटली फिर हम कहाँ जाना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि डिटेल स्टडी करने के बाद कि हमें कहाँ पर किस तरह के सुधार की आवश्यकता है। लेकिन ये तभी संभव है जबकि हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों को देखेंगे, इसके बगैर ये संभव नहीं है। तो इस क्रम में क्या है कि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स को वास्तव में हम लोग 3 क्षेत्रों में बांट देते हैं। मतलब क्या है, दिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक। एंड एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न इट इज़ नोन एज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। तो ये है क्या चीज़? अब जैसे मान लीजिए कि किसान ने गन्ना उपजाया, किसान ने कपास का उत्पादन किया मान लीजिए। अब गन्ना उत्पादन के बाद वो चीनी मिल में गया, उसके बाद हमको क्रिस्टल चीनी मिल गया, शुगर। तो वहाँ पर काम करने वाला भी तो कोई है ना, वो क्या कर रहा है, इंडस्ट्री में काम कर रहा है। कपास का उत्पादन हुआ, उसके बाद उसके सब कुछ व्यवस्थाएं भेज दी गई एक फैक्ट्री के अंदर, वहाँ से अच्छे अच्छे कपड़े मिल कर के आए, कपड़ा दूसरा प्रोडक्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि उसको जो है फिर अब हमने ट्रांसपोर्ट किया, हर जगह उस चीज़ को अपने फैलाया, ले गए, उसके लिए कम्युनिकेशन का स्टार्टिंग हुआ। साथ साथ क्या है, अब क्या है कि इन इकोनॉमिक को पूरा मतलब कि कंट्रोल तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, लेकिन सिस्टम में टोटल छोटे छोटे सिस्टम में कौन कंट्रोल करता है, वो बैंक करता है, क्योंकि ट्रांजेक्शन है। तो ये एक तरह से तृतीयक सेक्टर हुआ जो कि हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आज के दिन में क्या है, घर में बैठे आप जोमेटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्विगी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टामार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल दीज आर व्हाट, यह क्या है, टर्सरी सेक्टर, तृतीयक सेवा। ये आपको चीज़ों को सुविधा प्रदान करेंगे। डॉक्टर क्या, आपने गए, डॉक्टर ने देखा आपको, कब ये ठीक है, ये पोजीशन है ना। आप बस स्टेशन पे गए, रेलवे में गए, प्लेन पे गए, कहीं उसे पहुंचाने का काम किया, दैट इज़ नोन एज सर्विस। वो सर्विस सेक्टर टर्सरी में है। वो आपको कुछ दे नहीं रहा है, वो आपको सिर्फ एक सुविधा प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो अब चक्कर ये है कि अब इसी चीज़ को हमने 3 सेक्टर में डिवाइड कर दिया है, और हर सेक्टर में क्या क्यों डिटेल में हम स्टडी करेंगे। डिटेल में स्टडी करने के बाद एक फाइंडिंग आएगी, दैट इज़ टू बी सीन कि हमें क्या करना, कैसे करना। क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान के लिए पहले हमें समस्या को देखना पड़ता है कि क्या है, फिर देखते हैं क्यों है, कैसे है, तब जा कर के उसका समाधान मिलता है, ठीक है। तो अब ये टॉपिक पे देखिए बहुत चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिनमें कि हम आपको बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन यह जो है किसी भी इंटरव्यू के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ टॉपिक है ये। साथ ही क्या है, एसेज वगैरह जब आपको लिखना पड़ता है तो उसमें भी इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वर्ड में जो भी चीज़ें हैं,
चाहे वो संघर्ष हो चाहे मित्रता हो, सबका आधार क्या होता है? अर्थव्यवस्था होता है। तभी तो आप सुनते हैं कि ट्रम्प साहब कभी कहते हैं इतना टैरिफ लगा रहे हैं, कभी इतना टैरिफ लगा रहे हैं। खैर उस बातों को छोड़िए, तो इस टॉपिक को मैं सीधे पढ़ता जाऊँगा, जहाँ कंसेप्ट, जहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो कि आपको प्री या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के हिसाब से अच्छे होंगे, उन पे मैं फोकस करूँगा। अदरवाइज कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनको कि मैं स्किप करूँगा। खैर लेट अस सी क्या है। अध्याय 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मतलब क्या सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। निम्न चित्रों को देखें, आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। क्या है? ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती है, यहाँ तक कि बोलने में भी। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाए। इन समूहों को क्षेत्र भी कहते हैं, मतलब कि सेक्टर कहते हैं। अब इसको देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे समझाना चाह रहे हैं। अब देखिए, पहले आप आइए इस पे। ये एक किसान है ना, मतलब किसानों की पत्नियां हैं, ये कृषि कार्य कर रही हैं, है ना। तो अब कृषि कार्य में इनका कोई ऐसा योगदान नहीं, ये सीधे प्राकृतिक चीज़ों पर निर्भर है। तो ये क्या हुआ? प्राइमरी सेक्टर। फिर क्या है? अब दूसरे तरफ आइए, ये भी देखिए, मान लीजिए कि ये भी इसको हम किसी दूसरे सेक्टर में मान के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईंट उद्योग का काम हो रहा है। ये ईंट, मिट्टी तो लाया, मिट्टी के बाद ईंट बनाया, पकने के बाद, पकने के लिए इसको भट्टे के अंदर डाला गया, एक काइंड ऑफ इंडस्ट्री। इस सेक्टर उसमें सेक्टर में चला जाएगा। फिर इसके बाद आप देखिए, ये क्या है? इंडस्ट्री से बने हुए सामान को ये बेच रही है। ये क्या है? यहाँ पर है, ये सर्विस सेक्टर एक तरह से हो गया। क्यों? क्योंकि वो उसको एक तरह से सेवा दे रही है। सर्विस सेक्टर का दूसरा उदाहरण सबसे अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है? एक कुली है जो है ना, कुली है या जो भी है, ये सामान को पहुँचा रहे, कोई सामान ना दे रहा है ना ले रहा है, ये आपको सर्विस दे रहा है। ये टर्सरी सेक्टर, तृतीय सेक्टर हो गया। यहाँ पर भी देखिए, एक आदमी पोस्ट ऑफिस का है या कोरियर वाला कोई है, सामान पहुँचा रहा है, ये सर्विस सेक्टर का है। मतलब क्या हुआ कि प्राथमिक सेक्टर वह है जहाँ पर क्या प्रकृति पर आधारित है। अब प्राकृतिक सामानों को ले जाकर, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आप अगर गन्ना मिल में गन्ना लेकर चले गए, गन्ना तो खेती किए, प्रकृति से लिए, प्राकृतिक व्यवस्थाओं से। उसके बाद जब उसका आपने चीनी बनाया, तमाम तरह के प्रोडक्ट बना लिए इंडस्ट्री में, तो वो द्वितीयक हो गया है। अब फिर उसको, उसी सामान को जब आप सर्व करने के लिए तमाम व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किए, तो वो टर्सरी सेक्टर में चला गया। ठीक है। और उनका लेन देन तमाम की सब चीज़ों के लिए आप बैंक की मदद लेते हैं। बैंक की मदद क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको पैसा इधर से उधर, उधर से इधर करना रहता है। अब देखिए, कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? कृषि कार्य है, ये है, इनको पालना है, दूध निकालना है, सब कुछ है। ये सब चीज़ों कोयला है, कोयला भी ज़मीन से आपको मिला, कोयला आप बना नहीं रहे हैं, ये है, ये कृषि कार्य हो रहा, सब कुछ है। ये इसमें क्या है? प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादन करती है, मतलब ये सब चीज़ें आप प्रकृति से लेती हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से उत्पादन करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियाँ हैं, जैसे कपास की खेती, यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न कि पूर्णतया प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है। अतः प्रकाश एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद है। जब
हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। अब चूंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये कोई है ना। फिर द्वितीय क्षेत्र में हम आते हैं। अब देखिए द्वितीय क्षेत्र को देखिए, यहाँ पर इसी से सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में मतलब कोई चीज़ बना हुआ खाने पीने का सामान, मान लीजिए ये शर्ट कपड़ा कैसे बना, कपास के उत्पादन से बना। कार गाड़ियाँ कैसे बनी, अयस्क से बना। लकड़ी कैसे मिला, ये कुर्सी चेयर कैसे बनी है, प्राकृतिक क्या नाम है, वृक्षों की कटाई से मिला, या मतलब करिए जंगली पेड़ पौधों को काटने से मिला है। लेकिन इसके पहले जो चीज़ें हैं वो प्रकृति से मिल रही हैं। अब तीसरे तरफ क्या है, अब देखिए तृतीय क्षेत्र क्या है, जो सामान इंडस्ट्री में बनकर तैयार हो गया उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करके के ले जा रहे हैं कहीं। देख रहे हैं ना, ये सेवा दे रहा है। ये किसी चीज़ को न तो पैदा कर रहा है ट्रक और न किसी चीज़ को वो बेच रहा है, बस ये सर्विस दे रहा है वहाँ तक पहुँचाने का। मतलब कि तब भी यहाँ पर आर्थिक गतिविधि तो होगी, बिना पैसे के तो पहुँचा नहीं रहा होगा। लेकिन इसकी हम चर्चा करेंगे बाद में। अब एक दूसरे में आ जाइए। अब जैसे ये क्या है, ये भी कोई अपना सिक्योरिटी गार्ड या कुछ भी होगा। अब फिर क्या है कि ये देखिए कंप्यूटर सिस्टम है, इंटरनेट सिस्टम है। इंटरनेट सिस्टम भी किसी को न कुछ दे रहा है न ले रहा है, ये इंफॉर्मेशन इधर से उधर कर रहा है ना। अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाता है। अब इन चीज़ों को मोटे तौर पे आप समझ गए कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्या है, तृतीय क्या है। अब इसको हम और आगे से बढ़ते हैं। जब हम प्राथमिक क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूँकि हम अधिकांशतः प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। अब जिसकी 2 बार हमने कर दिया। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद का अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है। जैसे चीनी सीधे नहीं उत्पादन होगा, कपड़ा ये नहीं कि कपड़ा आप खेत में पैदा कर ले रहे हैं, वो किस पे आधारित है, प्राथमिक क्षेत्र के कपास पर आधारित है। चीनी किस पे आधारित है, गन्ना पे आधारित है। ठीक, अच्छा, इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे हम कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं, जिसको पहले पन्ने पर दिखाया गया है। चूँकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब द्वितीय क्षेत्र को दूसरा क्या नाम है, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है, जिसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उपयुक्त दोनों क्षेत्रों से भिन्न है। ये गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियाँ स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक व खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरे से वार्तालाप करने या पत्राचार कॉरेस्पॉन्डेंस या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता पड़ती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीय गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। चूँकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, इसीलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब क्या है, टर्सरी है या सर्विस सेक्टर मान कर चलिए। पहला क्या है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर। सेकेंड में क्या है कि दैट डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री एंड थर्ड वन इज द सर्विस सेक्टर। ठीक, जैसे आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो
वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर खाना बना बना तो मिल तो जाता है, लेकिन एक वेटर आपको खाना दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो सर्विस दे रहा है आपको है। तो जब सर्विस देता है तो उसके उसको पैसा मिलता है। ये नहीं है कि उसने कोई काम कर दिया, उसको खाना आपको दे दिया तो क्यों खाना, लेकिन जब वो खाना आपको सर्व कर रहा है तो उसके अंदर उसका सर्विस का भी पैसा जोड़कर वो काम करता है। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य वस्तुएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं। जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि महत्वपूर्ण हो गई है। अब आपने देखा कि सर्विस सेक्टर में क्या है, सर्विस सेक्टर में बहुत ही हाई फाई जॉब है, और छोटे में भी लेवल पे अगर आप जाएंगे, जैसे शिक्षक क्या है, शिक्षक आपको खाने के लिए कोई सामान नहीं देता है, डॉक्टर दवा देता है लेकिन वो रिकमेंड करता है ना, उसके रिकमेंडेशन पर वो आपको सर्विस देता है कि आपको क्या ज़रूरत है, वो उसका कंसल्टेशन फीस ले लेता है। धोबी क्या है, धोबी आपके कपड़े की सफाई करता है, प्रेस करता है। नाई आपकी दाढ़ी बनाता है, किसी सामान को आपको नहीं देता है। तो कहने का मतलब कि जो कि वो सर्विस चीज़ में जाती हैं वो टर्सरी या तृतीयक सेवा क्षेत्र में जाते हैं। इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ ऐसे। अब देखिए, ये है आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण, है ना। इसको आप स्वयं अपने आप से समझ सकते हैं, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं कि इसको हम एक्सप्लेन करें, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, थोड़ा इसको ज़रूर देख लेते हैं। निम्नलिखित व्यवसायों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित करें। अब क्या है, दर्जी क्या है, वो सेवा देता है। टोकरी बुनकर क्या है, वो एक तरह से इंडस्ट्री द्वितीयक सेक्टर में आ गया। फूल की खेती करने वाला प्राथमिक आ गया। दूध विक्रेता क्या है, वो सेवा दे रहा है, दूध नहीं पैदा कर रहा है, दूध तो गाय से मिल रहा है। मछुआरा क्या है, मछुआरा भी आपको सर्विस दे रहा है एक तरह से, मछली पकड़ कर ला रहा है, मछली पैदा नहीं कर रहा है। पुजारी पूजा कर रहा है, वो कोई चीज़ भगवान को पैदा नहीं कर रहा है ना। इसी तरीके से इसमें चले जाइए, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जा रहा है, वो सेवा दे, कॉल सेंटर कर्मचारी आपको सेवा दे रहा है। जैसे होता है ना, कोई सामान होता है तो आदमी, आजकल तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऑनलाइन चीज़ों को मंगा रहे हैं यहाँ पर। तो अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, शॉपक्लूज हो, ये कोई क्या सामान पैदा करती नहीं, वो केवल सर्विस देती है आपको, कस्टमर से लेकर सामान को पहुँचा देती है आपके यहाँ, ठीक है। तो वो टर्सरी सेक्टर मतलब तृतीयक सेवा में आते हैं। ये थोड़ा सा मैंने फिर से बता दिया, इसको ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देना है क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है। जहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा होगी वहाँ मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन और सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्किप करूँगा। प्राथमिक, तृतीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के विभिन्न उत्पादों में काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं की सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन अधिक क्या है, अब एक तृतीयक क्षेत्र के लिए सेवा है ना। प्राथमिक और द्वितीयक में क्या है, विविध प्रकार के उत्पादन में अधिक वस्तुओं का उत्पादन। साथ ही इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। निश्चित रूप से जब ये काम हो रहा है तो कोई न कोई करता ना होगा। इसीलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्र पे काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। क्या कहता है, किसी अर्थव्यवस्था में कोई एक क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। उसकी चर्चा वो आगे बताएगा कैसे होता है, उस चीज़ को आप देखेंगे। निश्चित रूप से जो कह रहे हैं उसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि आगे टॉपिक में आएगा वो।
प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। अब देखिए कहते हैं क्या, इसी विश्लेषण के आधार पर ही हम ऊपर वाली चीज़ का निर्णय लेते हैं कि क्या चीज़ प्रमुख है और क्या चीज़ गौण है। आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। यह न केवल बृहत कार्य है बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों, कंप्यूटर, किलो और फर्नीचरों की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। यह अत्यंत बेतुकी बात है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब क्या है कि देखिए वो कहते क्या है कि अगर आपको वही होगा कि आप कैसे गणना करेंगे, है ना, तो करा कि ये सब बेवकूफ़ी की बात है। अर्थशास्त्रियों का इसका सीधा रास्ता है को वो जो सेवाएं पैदा हो रही हैं, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र की हैं, नहीं उत्पादन, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र का है, चाहे द्वितीय क्षेत्र का उत्पादन है या तृतीयक का है, उनको अगर हम उनके आर्थिक मतलब उनको धन से जोड़ करके कैलकुलेट करेंगे तो फिगर सामने आ जाएगी कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और वो उनकी प्राथमिकता कितनी अधिक है या किस क्षेत्र में क्या हो रहा है। अब कहते क्या है, जैसे यदि इतने किलोग्राम गेहूँ 20 किलोग्राम प्रति केजी से बेचा जाता है, गेहूँ का मूल्य इतना होगा तो इतना होगा, ठीक है। 15 रुपया प्रति नारियल की दर से इतने नारियल का मूल्य इतना होगा, निश्चित रूप से। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों के वस्तुओं सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं, ठीक। अब वही जैसे है ना कि मान लीजिए एक डॉक्टर जो है 500 रुपये डेली फीस लेते हैं, उन्होंने 10 पेशेंट को देखा, तो अब 10 पेशेंट को आपको नहीं देखना है डॉक्टर, या एक डॉक्टर को नहीं देखना है, सीधे आप कहें कि उन्होंने सेवा क्षेत्र में कैसा पैसा कमाया है। 510 पेशेंट से लिए तो 5,000 रुपये हो गए। तो अब उसके बेस पर ये मालूम हो जाता है कि सेवा क्षेत्र में की इस गतिविधि में कितना उत्पादन हुआ है, कितना आर्थिक उत्पादन हुआ है। ध्यान रहे कि एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की ज़रूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना ही उचित है। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ बेचता है। मिल में गेहूँ की पिसाई होती है और बिस्कुट प्रति कंपनी को आटा 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ साथ चीनी एवं तेल जैसे वस्तुओं का उत्पादन करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये में 20 रुपये प्रति पैकेट की बिस्कुट बेचती है। अतः बिस्कुट का ही अंतिम उत्पाद है, अर्थात यह वस्तु की जो उपभोक्ता तक पहुंचती है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही गणना क्यों की जाती है? उदाहरण के लिए अंतिम वस्तुओं के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में की जाती है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। बिस्कुट अंतिम वस्तु के मूल्य में ₹80 में पहले ही आटा का मूल्य इतने शामिल है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की गणना अलग अलग करना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य को गणना कई बार करते हैं, पहले गेहूं के रूप में फिर आटा के रूप में। उसने एक बिस्कुट का उदाहरण देकर के समझाया है कि किसी भी आर्थिक गतिविधि में यदि हम जो है कोई भी उत्पादन का कार्य करते हैं तो उत्पादन में जो अंतिम मूल्य होता है हम उसी को लेते हैं। यह नहीं है कि किसान ने कहा कि हमने 20 किलो गेहूँ पैदा किया तो इतने में बिका, फिर उसने पिसाई किया तो इतने में बिका, फिर उसके बाद बिस्कुट कंपनी में गया तो इतने गेहूँ लगा तो इसको बिका, और अंतिम मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था का, क्योंकि अगर बिचौलियों को बार बार किया जाएगा तो उनका गणना करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि वास्तव में कितना उत्पादन हमारे देश के अंदर हो रहा है, जिसकी कैलकुलेशन हम GDP में करते हैं। क्योंकि बिचौलियों की चीज़ों को गणना करना और
उसी चीज़ को अगर हम बार बार करेंगे कि भाई उसने गेहूँ पहले गेहूँ बनाया तो गेहूँ खरीदा, मान लीजिए 100 रुपये गेहूँ खरीदा, अब वो उसने जो तो उसने क्या किया कि दूसरे उसने आटा बनाया तो आटा बना के उसने 200 में बेच दिया। मतलब क्या है, बेसिक तो 100 गेहूँ ही है, अब आटा पीसने के बाद वो 200 में बेचा तो 100 रुपये से प्लस चला गया, वो तो है ना। तो इसका मतलब वो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। फाइनल जो प्रोडक्ट आता है उसी को हम गणना में लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि माता जी का जय, लेकिन मुझे इस गेहूं का पूरा मूल्य प्राप्त होना चाहिए जिसका कि मैंने उत्पादन किया है। ये प्राथमिक क्षेत्र की महिला का एक वो चित्र बनाया गया है। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, अब आप देखिए कि ये कटाई करके ला रही हैं। अब वास्तव में क्या है कि गेहूँ तुरंत तो बन नहीं गया है, इसके बाद इसको झाड़ा पोछा या कटाई फटाई करने के बाद साफ़ किया जाएगा, तब इसको गेहूँ मिलेगा, ठीक है ना। अब अगर वो उसी को आधार बनाए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको सारा मूल्य मिलना चाहिए, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इससे अलग गेहूँ आपको अलग करना है, उसमें तमाम जो पैसे रुपए सब कुछ लगेंगे। खैर चलिए इसको अलग से हम समझते हैं। अंततः अंतिम वस्तु बिस्कुट के रूप में मूल्य की कई बार गणना करते हैं। ठीक, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। विभिन्न क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सरल घरेलू उत्पाद सघऊ है ना, इसे शॉर्ट फॉर्म है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं के और सेवाओं का मूल्य है। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे यह ध्यान दीजिएगा कि ये जो देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो पैदा होता है उसको कहते हैं। और साथ ही साथ इसकी गणना कैसे की जाती है देख लिए, अंतिम वस्तुओं का। जैसे मान लीजिए कि आप एक कार बना रहे हैं, कार में डिफरेंट पार्ट लगे हुए हैं, है ना। पहले कहीं लोहा होगा गलाया जाएगा, कहीं स्टील होगा गलाया जाएगा, कहीं प्लास्टिक होगा गलाया जाएगा, कहीं इलेक्ट्रिकल आइटम बनेगा ये, उसके बाद कहीं पर गियर बनेगा, कहीं रबर मैट बनेगा, मतलब डिफरेंट चीज़ें के हैं। अब चक्कर है कि अगर अलग अलग चीज़ों को हम जोड़ने लगेंगे तो मालूम होगा कि एक कार की कीमत बहुत ज़्यादा समझ में आने लगेगी कि इतना पैसा तो ढलाई में गया, इतना पैसा तो रबर के उसमें गया, इतना पैसे गया। लेकिन कहते क्या नहीं, हमें कैलकुलेशन किसका करना है, एक कार बनने के बाद उस कार की जो वैल्यू है वही माना जाएगा कि अंतिम प्रोडक्ट है। ठीक, दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और हम समझा देते हैं कि कभी कभी होता है कि नेशनल इनकम की भी बात होती है। जो कि अब नेशनल इनकम क्या होता है, देखिए नेशनल इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अंतर है। नेशनल इनकम में क्या होता है कि देश का जो भी नागरिक है वह कहीं भी रह कर के देश के लिए जो पैसा कमाता है उस देश का नागरिक, माना कि इंडिया में हम कमा रहे हैं, हाँ, आपका घर का लड़का कोई दुबई चला गया, दुबई भी से भी पैसा बेच रहा है, बट आफ्टर ही इज़ एन इंडियन, वो इंडियन है और उसने देश के अंदर पैसा भेजा कि भाई चलो हमने $20,000 भेज दिया है, तो वह क्या होता है, वह भी इनकम में चला जाता है। दूसरी तरफ मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री है, मान लीजिए सैमसंग है, सैमसंग ने जो टीवी बना रही है, तो टीवी का जो फाइनल प्रोडक्शन आया वो तो इंडियन जीडीपी में जाएगा। लेकिन जब नेशनल इनकम की बात आएगी, माना कि 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो उसने क्या किया कि अपने से 500 करोड़ रुपया जो है साउथ कोरिया को भेज दिया। तो अब वो 500 करोड़ रुपया उसने भी उल्टा देखिए वही चीज़ लागू हो रहा है कि उसने अपने देश के इनकम में जोड़ा जाएगा। हमारी इनकम 1,000 करोड़ रुपए की नहीं होगी जो हमने टीवी बेचा है। जो पैसा इंडिया में बच कर रह गया है, ओनली दैट विल बी एडेड टू द इनकम, नेशनल इनकम। इस चीज़ को मैंने अलग से आपको समझा दिया। भारत में सघऊ मापन जैसी कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है।
और तब जीडीपी का अनुमान करता है। हाल ही में सरकार ने 3 क्षेत्रकों का सरल घरेलू उत्पाद के स्थान पर तीनों क्षेत्रकों में सकल मूल्य वर्धित के योगदान को वैश्विक प्रथाओं के समान प्रयोग किया है। जीवीए करों और सब्सिडी के लिए समायोजन के बाद अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों के योगदान को मापता है। आप जीवीए और जीडीपी के अंतर के बारे में और अधिक जानकारी उच्चतर कक्षाओं में पाएंगे। यहाँ पर हम तीनों क्षेत्र को माध्यमिक वित्तीय के उत्पादन के कैसे बदलती है इसके बारे में समझेंगे। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई, कृषि क्षेत्रक समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे के कार्य करने लगे, शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी, क्रय विक्रय की गतिविधियाँ कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक इत्यादि कार्य से जुड़ने लगे। फिर भी इस अवस्था में अधिकांशतः उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी जो प्राथमिक क्षेत्रक में आती थी और अधिकांशतः लोग इसी क्षेत्रक में रोजगार करते थे, इसे करते थे। लंबे समय 100 वर्षों से अधिक के बाद विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आ गए। अब कह रहे हैं कि प्राथमिक तौर पे तो क्या था, देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र ही प्रधान था। क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री थी नहीं। इंडस्ट्री एक जगह मान ली बुनकर है ना, या क्या कहते हैं, हमने गुड़ बनाया, गुड़ खा लिया, ठीक है, गन्ने का रस निकाला, उसकी पेराई किया, गुड़ बना करके हमने खा लिया, तो वहाँ पर हमको किसी इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा तब लगा कि नहीं, गुड़ का कुछ और भी प्रोडक्ट बन सकता है। तब क्या बनने लगेगा, चीनी। तो चीनी कहाँ से बना है, इंडस्ट्री के आने के साथ, चीनी मिलों की स्थापना के साथ, उसी की बात वो कर रहे हैं। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत लोग अब कारखानों में काम करने लगे। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया, जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है। हाँ, वो उसी की बात कर रहे हैं कि जैसे आपने इंडिगो वगैरह की खेती वगैरह की बात में सुना होगा कि इंडिगो पहले उनका अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है। चलिए उसमें हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो टॉपिक लंबा होगा। जैसे कि आपने इतिहास में पढ़ा, कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण से अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा और इसका अर्थ है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो गया। वही कह रहे हैं कि भाई देखिए, जैसे उदाहरण के छोटा सा बताएं कि पहले हमारे यहाँ जो है, जो आज पूर्वी जो हमारा बांग्लादेश है, उस क्षेत्र में क्या था कि कॉटन की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी। यहाँ के बने बनाए कपड़े, सूती कपड़े वर्ल्ड फेमस थे। लेकिन जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, औद्योगिकरण हो गया, तो वहाँ सस्ते कपड़े आसानी से बनना शुरू हो गए। धीरे धीरे उस तरह की इंडस्ट्रीज़ इंडिया में भी बनने लगी। तो अब लोगों के रोज़गार इसलिए छीनने लगे क्योंकि हस्त निर्मित वस्तुएं जो है बहुत महंगी पड़ती थी। तो वो लोग अपना जो मूल रोज़गार था, छोटे छोटे इंडस्ट्री की तरफ काम करना शुरू कर दिए। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्रक से तृतीयक क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ है। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रक का महत्व बढ़ गया। अधिकांशतः श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्रक में ही विनियोजित है। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। भारत में तीनों क्षेत्रकों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है, विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ, हम इसे अगले खंड में पढ़ेंगे। अब वो कह रहा है कि सेवा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। जबकि देखिए, कोई उत्पादन नहीं कर रहे हैं वो लोग, लेकिन वो अपने सर्विस सेक्टर के वजह से ही जो है काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या है, आप मोबाइल इंटरनेट है, काम कौन कर रहा, हवा के माध्यम से काम हो रहा है, लेकिन आपको इसका बिल दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। मोबाइल क्या है, रास्ते, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, सिस्टम से वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। टीवी का केबल टीवी है, वो आपको सिस्टम से कर रहे हैं, वहाँ कुछ उत्पादन करके आपको नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि इस क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया है, वो उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं।
अब थोड़ा सा हम आपको इसको समझा सकते हैं क्योंकि आपको समझ में आया था ये क्या चीज़ है। लिखा है कि भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाता है। यह 2 वर्षों इसको दिखाता है। हमने 2 वर्षों के लिए आंकड़ा उपयोग किया है क्योंकि यह आंकड़े तुलनीय और प्रमाणिक है। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ है। द्वितीयक, प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्र के द्वारा जीवीए। अब इसको समझाने के लिए केवल मैं इस तक टॉपिक को देखिए, दिस इज़ नोन एज हिस्टोग्राम, है ना। हिस्टोग्राम कहते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन करने का है ना कि अगर ये जो इसकी आपकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई करिए तो आपको एरिया निकलेगा, है ना। इसी तरह इसका भी करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो एरिया निकलेगा, और वो एरिया जितने स्क्वायर में आएगा उससे अंदाज लग जाता है कि किस क्षेत्र में कितना ज़्यादा विकास हुआ। अब देखिए 77 में इसको में ये देखिए क्या है, प्राथमिक क्षेत्र कितना था, लेकिन इतने साल के बाद भी प्राथमिक क्षेत्र में कितना बढ़े हैं, यहाँ बढ़े हैं। फिर द्वितीय क्षेत्र में थोड़ा सुधार, पहले इतना था, अब देखिएगा ये इतना हो गया, लेकिन तृतीय क्षेत्र जो है एकदम जंप कर गया है ना। इसको समझाने के लिए मैंने इसको आपको बताया है कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसकी लंबाई पर मत जाएगा, लंबाई हिस्टोग्राम कहलाता ही है कि लंबाई चौड़ाई जब करेंगे जो एरिया निकलेगी, इसकी एरिया बहुत ज़्यादा निकलेगी, इसकी एरिया उससे कम, इसकी एरिया इससे कम। मतलब अब दोनों को जब मिलाएंगे तो मालूम हुआ कि आनुपातिक ढंग में बदलाव नहीं हुआ है, वास्तव में ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है, उससे कम तेज़ी से ये बढ़ा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। वर्ष 1977-78 इतने के बीच 40 वर्षों में यदि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है, जो कि मैंने आपको समझाया है। परिणामतः वर्ष 2017-18 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? इसके कई कारण हो सकते हैं। कारण क्या बता रहा है? प्रथम, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक सेवाएं, ग्राम इतर की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार की होती है। देखिए ये वास्तव में क्या है, ये एक सामाजिक व्यवस्था है और ये सभी चीज़ें जो हैं अति आवश्यक है, ये अति आवश्यक है। अगर मूल चीज़ें आप प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बदलाव कर भी दें, अगर ये चीज़ें ना हो तो वो प्राथमिक या द्वितीय क्षेत्र का जो उत्पादन है वो आप तक पहुँच ही नहीं पाएगा, है ना। वो आपके पास पहुँच ही नहीं पाएगा, उसका आप एक तरह से कहते हैं कि सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो सर्विस सेक्टर की इनका उदाहरण दिया गया है, कहता है इसीलिए इसमें बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ है। आज हालत यही है ना कि अगर आपका मोबाइल रिचार्ज ना हो तो आपको लगेगा अधूरा है। चाय नहीं पिएंगे पैसा होगा तो, नहीं कहेंगे नहीं मोबाइल बहुत ज़रूरी है। मोबाइल कहीं आपका छूट जाए तो आप परेशान हो जाएंगे, कहीं मेरा सबसे संपर्क टूट गया है, मैं क्या करूं क्या न करूं क्या। ऐसा नहीं कि मोबाइल नहीं था तो काम नहीं चलता था, लेकिन आप वर्तमान स्थिति में वो एक बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई है ना। तो ऐसी मैंने एक उदाहरण दिया कि तृतीय सेक्टर में का इसी तरीके से बहुत तेज़ी से प्रभाव बढ़ रहा है। घरों में जब टेलीफोन लोगों के पास नहीं हुआ था तो पब्लिक कॉल सेंटर पीसीओ खोल दिए गए थे कि लोग सड़कों पर आकर मोबाइल से फ़ोन से बात कर लेते थे। बाद में मोबाइल का ज़माना आया तो स्थिति आप देख रहे हैं कैसे, मतलब कि सर्विस सेक्टर में कैसे तेज़ी से बदलाव आ रहा है। द्वितीय कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग भी उतनी होगी। अब जैसे उदाहरण दे दिया आपने, कृषि और उद्योग, जब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा, मान लीजिए कि खाद्यान्न की बात है, तो खाद्यान्न उत्पादन बहुत ज़्यादा अगर होगा तो इसको क्या कहते हैं कि भारत सरकार उसके भंडारण के लिए व्यवस्था करेगी। तो भंडारण की व्यवस्था करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सर्विस सेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके तेज़ी से विकास होगा, इसीलिए कहते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में सेवाओं की मांग अधिक होगी। तृतीय जैसे जैसे आगे बढ़ती है, लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्ता, पर्यटन, शॉपिंग इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। अब जैसे विद्यालय सरकार के भी हैं,
है ना। लेकिन हम सरकारी विद्यालय भी है, लेकिन ज़्यादा पैसे वाले लोगों के क्या बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनको मालूम कि निजी विद्यालय में उनको ज़्यादा सुविधाएं मिल जाएंगी। तो ये भी देखिए सर्विस सेक्टर में बढ़ने का कारण हुआ, आय बढ़ा तो सर्विस सेक्टर ये बढ़ गया, अच्छी सर्विस दे रहे हैं आपको, ठीक है। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आदमी जो है दिन प्रतिदिन अपने आमदनी को बढ़ाता जा रहा है, इसलिए क्या है, उनको सर्विस ज़्यादा चाहिए, अच्छी सर्विस चाहिए। तो अच्छी सर्विस जब चाहिए तो सर्विस सेक्टर में सुधार तो होगा ही होगा। चतुर्थ, विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई है। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं और उनके प्रसारण की चर्चा करेंगे। अतः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में केवल सेवा क्षेत्र के कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत बड़ी संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्य इत्यादि जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। अब देखिए क्या है, अब अगर आप कृषि क्षेत्र में देखें तो कृषि क्षेत्र में क्या है, वहाँ पर किसान बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाएंगे। अब तो मान लीजिए अगर 10 लोग खेती करते थे तो 5 में भी काम चल सकता है, लेकिन सेवा क्षेत्र बढ़ता जा रहा है ना, क्योंकि उसकी वही कर रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र के जो है कहते हैं कि सभी क्षेत्र, तो अब वहाँ पर क्या है, वहाँ सीमित है। ये नहीं है कि 1 बीघा खेती में या 1 हेक्टेयर खेती में 4 किसान काम करते थे तो अब वहाँ 10 किसान लगा दिए, क्या ज़रूरत ही नहीं भैया, किसी बात की ज़रूरत है कि वहाँ लगाए जाएंगे। लेकिन सेवा सेक्टर मैंने बताया ना कि पहले टेलीफोन आया, फिर पीसीओ आ गया, फिर मोबाइल आ गया, फिर पहले कंप्यूटर पे हम बैठ कर इंटरनेट से का काम करते थे, अब मोबाइल के अंदर आ गया। तो मतलब क्या है कि सेवा क्षेत्र में इसमें काफ़ी लोग जुड़ते जा रहे हैं, काफ़ी लोग इसके अंदर जुड़ते जा रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि अभी कल परसों के अंदर हमारे मतलब 2-4 दिन पहले तक जो है हमारे देश में एआई का वर्ल्ड समिट हुआ था। अब एआई भी नई चीज़, नई चीज़ तो नहीं है, लेकिन इसका बहुत तेज़ी से विकास होगा, बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार होगा। अब काफ़ी लोग इस सेवा में भी जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो क्या होगा कि रोजगार, ये सर्विस सेक्टर ही है ना, सर्विस सेक्टर की चीज़ें हैं काफ़ी। माना कि उसमें क्या कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि रोबोटिक है, रोबोटिक तो मान लो इंडस्ट्री का आपका, लेकिन उस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, वह जो है एआई कर रहा है। तो इस सेक्टर में अब तेज़ी से रोजगार और बढ़ेंगे इंडिया के अंदर। अधिकांशतः लोग, हाँ ठीक है, अधिकांशतः लोग कहाँ नियोजित हैं। आलेख 2 जीवीए में 3 क्षेत्रकों के प्रतिशत वाले किए। अब आप 40 वर्षों के क्षेत्रकों के बदलते महत्व को प्रत्यक्ष देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसको भी खैर समझ लीजिए, थोड़ा समझा दे रहे हैं। अब वही हिस्टोग्राम दिखाया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में 77 में कितने लोग थे, ऐसे थे, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में इतने लोग थे, तृतीय क्षेत्र में 18 यह दिखा रहा है, मान लीजिए। अब देखिए वही, अब आगे क्या हो रहा है कि यह 71 से जो है 44 हुआ, ठीक, ये 11 से 25 हुआ, लेकिन ये 18 से 31 हो गया। हिस्टोग्राम को निकाल लेंगे तो मालूम होगा कि रोजगार के अवसर, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है, ये तो कम हो गया, 71 था या 44 हो गया, ठीक है। ये 11 था, ये 25 हो गया, लेकिन ये 18 से 31 हो गया। इसको आप अपने समझ सकते हैं। अब है क्योंकि मैंने हिस्टोग्राम समझा दिया। प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का एक ऐसा ही क्षेत्र का स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ, इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर का सृजन नहीं हुआ। कह रहे हैं कि इसमें रोजगार बढ़ने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक इंडस्ट्री लग गई, मान लीजिए मादी कार की इंडस्ट्री लग गई कहीं पर, तो अब ये नहीं कि वहाँ 25 कार की इंडस्ट्री लगनी शुरू हो। एक इंडस्ट्री लग गई, हज़ारों को इन्वॉल्व होगा ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए। अब ये तो है नहीं कि भाई कि चलिए वहाँ पर क्या हमने किसानों को बता दिया कि किसान 5 खेती कर रहे हैं तो वहाँ 15 किसान नहीं चले जाएंगे, वो लिमिट, बल्कि वो कम होंगे, अधिक नहीं होंगे। लेकिन वही कार को बेचने का काम करना अगर है तो वो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा, उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो कह रहा है कि इसीलिए कारण क्या बता रहा है कि इसमें रोजगार के अवसर से ज़्यादा नहीं हुए। हाँ, यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं।
अब ये है कि रेशो के हिसाब वो कह रहे हैं ना कि रोज़गार का। तो अब ये देखिए कि वो कह रहे हैं कि ये, अब अगर आप देखेंगे तो वो यही बता रहे हैं कि रोज़गार तो इसी में इसमें इंडस्ट्री तो बढ़ रही है, लेकिन रोज़गार उतने ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना। लेकिन जो लोग छोटे मोटे काम करते थे, चाहे वो नाई का काम कर रहे हैं, चाहे धोबी का काम कर रहे हैं, चाहे मजदूरों का काम कर रहे हैं, वो जहाँ के तहाँ रह गए, है ना। धन की स्थिति से देखा जाए तो अच्छा हुआ, लेकिन रोज़गार के हिसाब से उस स्तर का सृजन नहीं हो पाया जो कि होना चाहिए था। जैसा कि मैंने बताया कि अगर कार की इंडस्ट्री है तो वहाँ पे ये नहीं कि लगातार लाइन से कार की इंडस्ट्री पैदा हो जाएंगी। कह रहे हैं कि इस अवधि में बता रहा है कि औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई है। 3 गुना से ज़्यादा, परंतु औद्योगिक रोजगार में 3 गुना ही वृद्धि। कह रहे उत्पादन तो बहुत अधिक हुआ, लेकिन रोजगार के अवसर उसके अनुपात में नहीं हुआ। वही करें उत्पादन, मतलब बताया ना अभी, पता था कि 1 लाख करोड़ रुपए की कार बिक गई है, लेकिन रोजगार में तो उतने जितने लोग थे वो तो सीमित है ना। ये नहीं है कि 1 लाख कार अगर बिक रही तो बगल में काफ़ी इंडस्ट्री खुल गई, हर जगह पे कार ही कार बिकना शुरू हो गया। तृतीय क्षेत्रक पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्रक में उत्पादन 14 गुना वृद्धि हुई, उत्पादन की बात कर रहा है, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई। मतलब कहता क्या है कि भाई एक काम के लिए अगर लगा दिएगा, मान लीजिए कॉल सेंटर पे ही है ना, उनको 50 आदमी की जरूरत पड़ा, 50 को उन्होंने लगा दिया, उससे उनका पूरा इंडस्ट्री का काम कंट्रोल हो रहा है। लेकिन अब अच्छा, अगर आप ये कहें कि वही मैंने उदाहरण दिया कि उत्पादन में तो वृद्धि हुई है, क्यों? क्योंकि इसलिए उत्पादन में वृद्धि हुई क्योंकि उससे ज़्यादा पैसा लोगों को मिलना शुरू हो गया। लेकिन रोज़गार अगर 100 लोगों को लगा दिया गया तो उनको ये नहीं कि अगले बार उनको 200 कर दिया जाएगा, अगले बार 300 कर दिया जाएगा। तो उसीलिए कहते हैं प्रपोर्शनेट रोज़गार में 5 गुना से भी कम की वृद्धि हुई। परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनका जीवीए में योगदान लगभग 1/6 भाग है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का जीवीए में काफ़ी में बाकी हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ है कि कृषि क्षेत्र में लगे लोग श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? अतएव यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तब भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। अब देखिए क्या है, अल्प बेरोजगारी है। वो क्या कर रहे हैं, अतः यदि आप कुछ कृषि हटा तब भी क्या कहते क्या, जैसे मान लीजिए कि गाँव में परिवार है ना, उसका कोई काम करने वाला नहीं है, उसके पहले 2 बच्चे थे, अब आज उसके 5 बच्चे हैं, लेकिन पाँचों के पाँचों बच्चे जो हैं पहले भी कृषि कार्य होता था, 2 बच्चे मिल करके ही करते थे, लेकिन अब जो 3 बच्चे बड़े हुए वो भी बड़े हो गए, वो कहीं काम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी उसी में काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 लोगों का काम अब 5 लोग कर रहे हैं। तो जब 5 कर रहे हैं तो ये अल्प बेरोजगारी हो गई। बेरोजगारी तो नहीं है क्योंकि कुछ न कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में 2-3 लोग जिनके श्रम को की ज़रूरत कहीं और सकती थी, जो कि दे कुड हैव बीन यूज्ड समवेयर एल्स बट स्टिल दे आर वर्किंग देयर, है ना। इसका मतलब दिस इज़ नोन है क्या है, अल्प बेरोजगारी है। एक छोटा किसान, अब उदाहरण देकर समझाते हैं। एक छोटे किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं। इसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, अनइरिगेटेड लैंड है, जो सिंचाई के केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें उपजाती है। इसके परिवार के सभी 5 सदस्य उसी भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं, जैसा मैंने समझाया। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उसका सब प्रयास विभाजित है। बस यही हो गया ना, जैसे कहा कि किसी ने कहा कि यार जाकर पानी चलाओ, ट्यूबवेल चलाओ, पानी का क्या
कटाई करवा करके आ जाओ। तो उसने कहा अरे चलो रामू नहीं तो शामू को भेज देते हैं। अब क्या मतलब है कि वो श्रम का विभाजन हो गया। वो काम पहले रामू भी करता था, लेकिन अब उसने कहा कि चलो शामू बैठा, शामू को भेज दीजिए, रामानंद को भेज दीजिए, श्यामानंद को भेज दीजिए। श्रम का केवल विभाजन हुआ है, रोजगार का अवसर बिल्कुल वही है, और उससे कोई भी उत्पादन पे असर नहीं पड़ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी भी को पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है, जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन सभी को अपनी क्षमता पे कम काम करते हैं। इस प्रकार के अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं, ये अलग है खुली बेरोजगारी। इसीलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। मतलब क्या है कि वो काम भले कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए कि उनकी रोज़गार से कोई सृजन नहीं हो रहा है। जो काम 2 लोग पहले भी करते थे, परिवार में 3 सदस्य और आ गए, बड़े हो गए, अब भी उसी में लगे हुए हैं। मतलब क्या है कि 2 का काम 5 से करवाया, श्रम का विभाजन हो गया। तो लेकिन देखा जाए तो वो जो 3 लोग केवल 2 आदमी का अच्छी तरीके से कर रहे थे, वह 3 लोग वास्तव में क्या है, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ये इनका उपयोग कहीं और भी किया जा सकता है। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है, जो अपनी ज़मीन पर काम करने के लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के अलावा कुछ अतिरिक्त आय होती है। अब देखिए, लक्ष्मी का परिवार पहले वही काम करता था, अब इनमें से एक सदस्य को हटा दिया गया है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के साथ कुछ अतिरिक्त आय होती है। चूँकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत नहीं है, अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। अब देखिए, वो आदमी वही है, अब वो कह रहा है कि उसने देखा कि भाई यहाँ पे तो खाली बैठे, तो अब दूसरे लोग चले गए तो उत्पादन तो प्रभावित हो नहीं रहा है उत्पादन इसलिए नहीं प्रभावित क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन जब वो सुखराम अपने खेत पर ले जाता है, तो इनका जो बेरोजगारी, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी थी, वो रोजगार में बदल गया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे ये उत्पादन करेगा कुछ। उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाने में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे इनको ज़रूरत ही नहीं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी। मतलब क्या है, अब आय में वृद्धि होगी, है ना, उत्पाद में। वो लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे। पहले जो लोग हैं वही हैं, ये लोग एक तरह से बेकार थे, जबरदस्ती इस काम में लगे थे, इनको हटा दिया गया, तो परिवार की आय भी बढ़ गई है, साथ में इनकम भी बढ़ गया है, और जो प्रच्छन्न रोजगारी भी खत्म हो रही है। भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र तक हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उत्पन्न करा दें, तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्य कोई रोजगार करने से लोगों की आय पे से परिवार की कुल आय में वृद्धि होगी। क्लियर है? अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियत श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं, और अन्य लोग असुविधाजनक विषम कार्य करते हैं। इनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते। इस प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीज़ें बेचते हुए देखते हैं, जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। वे ऐसे काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रोजगार के कोई एक तरह अवसर ही नहीं। कहते क्या है, अब दूसरा बेरोजगारी का उदाहरण दे दिया है कि जैसे कुछ लोगों को दिखाया है कि ये लोग जैसे प्लम्बर हुआ, मिस्त्री हुए, ये पेंटर हुए, अब इनको 12 महीने काम तो मिलता नहीं है। जब 12 महीने काम नहीं मिलेगा तो अब ये उससे हट करके छोटे मोटे और भी काम, कोई ठेला लगा रहा है, कोई गोलगप्पा बेच रहा है, कोई समोसा बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अब कह रहा है कि इनके पास रोजगार के जो अवसर हैं अनियत है। मतलब निश्चित नहीं कि अगर पेंटर है तो साल भर उनको पेंटिंग का काम मिलेगा, ये नहीं है कि वो प्लम्बर है तो साल भर उनको प्लम्बिंग का काम मिलेगा। तो इसमें वो कुछ दिन काम के जरूरी नहीं कि दूसरे दिन ठेला लगा कर काम उत्पादन शुरू कर देंगे, काम उनका समोसा बिकना शुरू हो जाएगा। तो कहते क्या हैं कि ऐसे लोग जिनके पास अनियत है ना, वो लोग जो है किस में है, ऐसे लोग बहुत कम पैसा कमा पाते क्योंकि उनके आमदनी का कोई स्रोत निश्चित ही नहीं है।
ये तो है और इन पर विचार कर इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। उपयुक्त चर्चा से हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोज़गार नहीं मिला। लोगों के लिए रोज़गार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीकों को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब उपाय भी देखा जा रहा है। अभी तक हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर किस तरह की बेरोजगारी, आंकड़े बता रहे हैं कहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और क्यों है। अब कहते हैं कि अब उसके बारे में हमें समाधान की आवश्यकता है। तो समाधान की आवश्यकता है, देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर तुम्हारी कृषि कार्य में लगी हुई है। ठीक, कहते हैं लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीकों को देखते हैं। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर सिंचित भूखंड का उदाहरण लेते हैं। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई है तो कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल उपजाएगी। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर फसल के लिए 2 लोगों को 50 दिन तक रोजगार प्रदान कर सकती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी ज़मीन पर रोजगार मिल सकता है। अब हम मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है तथा एक नहर खोदी जाती है। ठीक है, इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप में कम हो जाएगी। अभी तो आपने देखा होगा कि लक्ष्मी के परिवार के लोगों को सुखराम ले गए थे काम करवाने के लिए, कोई और काम करवा। अब वो लक्ष्मी के खेत ही पर कर रहा है, रोजगार के अवसर कैसे बढ़ सकते हैं। कहते क्या है, अगर उसको सिंचाई अभी तो वर्षा आधारित है, अब उसने कहा कि अगर वो ऐसी व्यवस्था हो कि इसको पानी के लिए कुएँ का निर्माण करना है, सरकार से उसने कुछ पैसा ले लिया, बैंक से कुछ ऋण ले लिया, अब अपनी सिंचाई करने में वो सक्षम हो जाएगी। तो जब वो सक्षम हो जाएगी तो अब वो करे, जहाँ वो वर्षा आधारित तो रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूँ भी उपजाएगी है। कहता है कि हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूँ की फसल में 2 लोगों को 50 दिनों बीज डालने, पानी देने, खाद देने में तक रोजगार प्रदान कर सकती है। अब देखिए रोजगार के अवसर यहाँ पर और बढ़ गए। अब फिर दूसरा फिर कहता क्या है कि दूसरी तरफ क्या है, अब इधर कुआं खुदाई हुआ तो इसमें भी रोजगार लोगों को मिला। अब खेतों की सिंचाई के लिए नया बांध बनाया गया, नहर की खुदाई हो रही है, तो क्या हो रहा है, इसमें भी तो आदमी लग रहे हैं, तो रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं, उन्हें कुछ उत्पादन बेचने की भी आवश्यकता होगी। अब देखिए क्या है, उसने कहा ना कि अब मान लीजिए कि लक्ष्मी जो है ऐसा कर लेती है, उसका तो उत्पादन बढ़ गया, दूसरी फसल भी पैदा कर लिया उसने, तो अब क्या होगा, अब वो कह रहा है कि कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्हें अपना उत्पाद नज़दीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता होगी। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। अब देखिए एक नया रोजगार सृजन हो गया। अब चूंकि लक्ष्मी के घर उत्पादन ज़्यादा होने लगा, तब सरकार ने भी कहा कि भाई, या इनको भी ज़रूरत पड़ा कि हम इसको मार्केट में भी लाकर बेच सकते हैं, है ना। तो अब वहाँ पर सर्विस सेक्टर पैदा हो गया मार्केट में ले जाने के लिए। मतलब क्या है, एक तरह तो इनका इनको धनार्जन बढ़ रहा है, इनकी बेरोजगारी खत्म हो रही है, साथ के साथ क्या है, इस सर्विस सेक्टर को भी प्रमोट कर रहे हैं। इस कार्य से न केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। भाई कोई जाए, जब देखा कि भाई लक्ष्मी से लाखों किसान होंगे तो लाखों गाँव में उत्पादन हो रहा होगा, तो लाखों लोग नहर की खुदाई इसमें सृजन कर रहे होंगे, लाखों लोगों का उत्पादन बढ़ गया होगा। तो जब उत्पादन बढ़ गया तो मार्केट में लाने के लिए तमाम यातायात के साधन की आवश्यकता पड़ेगी, सर्विस तक। एक के साथ कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है।
लक्ष्मी की ज़रूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है। खेती करने के लिए उसे बीज, उर्वरक, कृषिगत उपकरण, पानी निकालने के लिए पंप सेट की भी आवश्यकता है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकती, इसलिए उसे साहूकार से उधार लेना पड़ता है और उच्च ब्याज दर पर पैसा वापस करना पड़ेगा। यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करता है तो वह इन सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीदने और भूमि पर खेती करने में सक्षम होगा। तात्पर्य यह है कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ती कृषि साख भी प्रदान करने की आवश्यकता है। हम अध्याय 4 में मुद्रा में साख में कुछ अब वो कह रहा है कि मान लीजिए कि इतनी सबके, अब ये तो है नहीं केवल बीज की ज़रूरत है, उसको उर्वरक की ज़रूरत है, तमाम चीज़ों की ज़रूरत है, कीटनाशक की ज़रूरत, सब कुछ है। लेकिन करिए अगर लक्ष्मी चूँकि इतनी गरीब है कि वो अगर इन चीज़ों के लिए जो है पैसा उसको चाहिए, अब पैसा स्थानीय साहूकार से लेती है तो साहूकार से लेने में क्या नुकसान होगा, वो तो उच्च ब्याज दर पर देगा और खुदा न खास्ता किसी कारणवश अगर अकाल पड़ गया या उसका खेत नुकसान हो गया तो वो उत्पादन को कौन कहे, उसका ब्याज चुकाने के लायक भी वो नहीं बचती है। तो स्थिति क्या होती है, अक्सर साहूकार लोग या वो लिखवा कर लेते हैं, उनका खेत ही खरीद लेंगे। तो कहते क्या है कि सरकार को फिर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो लक्ष्मी टाइप के कृषक हैं, है ना, उनको जो है लोन कम ब्याज पर या बल्कि ब्याज रहित लोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि वो किसी भी विषम परिस्थितियों से बच सके। किसान क्रेडिट कार्ड और का नाम आप लोगों ने सुना होगा, खैर इसकी हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग जानते होंगे, समझ जाएंगे स्वयं ही। हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों सेवाओं की पहचान करना जिन्हें बढ़ावा देना। अब देखिए उपायों को बता रहा है कहाँ क्या, जहाँ बहुत अधिक लोग नियोजित किया जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अनेक किसान अरहर और मटर दलहन फसल उपजाने का निर्णय लेते हैं। इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसा ही उदाहरण है। अब कहता क्या है कि देखिए, अब इनका गेहूँ और चावल तो आप सीधे मार्केट में बेचते हैं, लेकिन अगर दलहनी फसल है और इनका प्रसंस्करण करना है तो अब इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, दाल मिल की। रोजगार का एक अवसर बन गया और भी यहाँ पर। फिर उसके बाद शीत भंडारण गृहों के खुलने से किसानों का एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सकें और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सकें। अब कहते क्या है कि बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया है, जितना बेच लिए। अब ये नहीं कि उत्पादन से जो अधिशेष है वो सड़ के ख़त्म हो जाए, वो कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको लोगों के बीच बेचेंगे और जब दाम अधिक बढ़ा रहेगा उस समय बेचेंगे तो उनको अतिरिक्त फ़ायदा होगा। यहाँ मतलब ये नहीं कि उत्पादों की कालाबाजारी की बात कर रहा है, उनका कहना मतलब कि जब अच्छा उनको लगेगा कि नहीं सब अच्छी कीमत मिलेगा उसको बेच देंगे। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गाँवों में हम शहद संग्रह केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सकते हैं। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद इत्यादि बाहरी बाजार में बेचा जा सकता है, इसमें कोई नई चीज़ है। इनके प्रसंस्करण के उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों की स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान कर सकते हैं। अब जिस शहद क्या है, शहद निकाला जाता है, अब उसको सीधे तो हर आदमी बेचता नहीं है, उसकी पैकिंग करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, उसके लिए प्रसंस्करण करने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। तो इससे क्या है, एक तरह का छोटे कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी तरफ अब आप देख लीजिए, आप कहते हैं कि हम सॉस खाते हैं, जैम खाते हैं, तो वो कहाँ से बनाएंगे आप, वो तो जैसे मान लीजिए टमाटर है, अब टमाटर का जैम बना रहे हैं, टमाटर का सॉस बना रहे हैं, टमाटर की चीज़ें बना रही हैं, तो इनके प्रसंस्करण करने की कोई एक औद्योगिक व्यवस्था होगी ना। तो कहने का मतलब ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर इनके उत्पादन पर जोड़ देंगे इनके साथ काफ़ी लोग रोजगार में जुड़ जाएंगे। अब वो किसान का दिखा रहा है कि गेहूँ, ये देखिए इसको उत्तर प्रदेश में कड़ाहा बोलते हैं, इसके अंदर वो चला करके जो है गुड़ का निर्माण कर रहा है। नीचे ये जल रहा है और इसके अंदर वो इकट्ठा वो चला रहा है, धीरे धीरे वो गाढ़ा होता जा रहा है, अब गुड़ बन रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत में 7% जनसंख्या इतने वर्ग की है, इनमें से 51% रुके रहो
चलिए 51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं। शेष खासकर के 18 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं। वे या तो घर पे रहते होंगे या उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे होंगे। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक भवनों अध्यापकों अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। अब वो यही कह रहे हैं कि देखिए कि आप जाने कि इतने परसेंट तो बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे, 18 साल बाद की व्यवस्था की दिखा रहा है। कह रहा है अगर इन बच्चों को स्कूल भेजा जाना शुरू कर दिया जाए या ये नियमित स्कूल पूरा जाएं, 18 वर्ष के बाद भी अपनी पढ़ाई को जारी करेंगे तो निश्चित रूप से स्कूलों की ज़रूरत पड़ेगी, भवन की ज़रूरत पड़ेगी, तो भवन निर्माण होगा, उससे भी रोज़गार मिलेगा। फिर साथ साथ सर्विस सेक्टर में अध्यापक और उन कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, इससे भी रोज़गार का सृजन हो गया। योजना आयोग पूर्व वर्तमान में नीति आयोग, जिस नीति आयोग के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल बताया है। नीति आयोग के द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगार को सृजन किया जा सकता है। इस प्रकार यदि हम स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं अगर स्वास्थ्य सेवा में ही सुधार करना है तो इतने में ही इतने लोगों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ये भी क्या होगा? रोजगार सृजन होगा। ये कुछ ऐसे तरीके जिससे रोजगार का सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने में सक्षम होंगे, जिन पर हम अध्याय 1 में चर्चा कर चुके हैं, उसी की बात कर रहा है। प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन अर्थात क्षेत्रीय शिल्प, उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकती है। योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि देखिए पर्यटन उद्योग, जैसे आप कहता है ना, कोई कहता है हम शिमला घूमने गए, कोई कुल्लू मनाली, कोई जम्मू एंड कश्मीर जा रहा है, वहाँ जा रहा है, वहाँ पर क्या कोई उत्पादन नहीं कर रहा है, कोई बर्फ़ में खेल रहा है। रईस लोग जाते हैं वहाँ पर केवल वो स्नोफॉल देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके पास पैसा जाते हैं और ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। होटल की बुकिंग इतनी रहती है कि होटल में उनको वेटिंग टाइम में उनको काम करना पड़ता है। भले वो फंसे रहें लेकिन उनको प्रकृति की शोभा देखने के लिए उनके पास पैसा है, मान लीजिए। तो अब चक्कर क्या है कि वो हम वर्ल्ड में स्विट्ज़रलैंड लिए, स्विट्ज़रलैंड में कोई इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम की चीज़ बहुत बड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन वो अपने पर्यटन क्षेत्रों से ही जो है काफ़ी पैसा कमा लेता है। नेपाल ले लीजिए, नेपाल में कितनी इंडस्ट्री, उसको आप जानते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन नेपाल लोग तक काठमांडू घूमने जा रहे हैं, पहाड़ों घूमने जा रहे हैं, घूम कर चले आए, केवल पर्यटन के नाम पर वहाँ पर पैसा। तो कह रहा है कि भारत में भी काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जिनको कि अगर विकसित कर दिया जाए तो वहाँ पर पर्यटन की काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाती हैं और पर्यटन की काफ़ी संभावना बढ़ने के कारण क्या होता है, रोज़गार के काफ़ी अवसर मिलते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अब देखिए आपने देखा होगा महाकुंभ का हुआ था, करीब 66 करोड़ लोग वहाँ पर गए थे। अब 66 करोड़ में वहाँ पर जो वहाँ के लड़के थे वो बाइक स्कूटी से लोगों को संगम पर ले जाते थे। देखिए उसी से उनका रोज़गार चल रहा था। माना कि वो पर्यटन का नहीं है, उसको पर्यटन में नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि इसी तरह की कई चीज़ों को है, मतलब ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर विकास कर दिया जाए तो लोग वहाँ पर जाना शुरू कर देंगे और काफ़ी वहाँ पर व्यवसाय अच्छा हो जाएगा। अभी ये देखिए एक महिला है, ये रोज़गार कर रही है। रोज़गार कुछ नहीं, क्या है, ये पोल पर लिखने का काम कर रही है। इसका रोज़गार का यही काम है, जो कुछ भी लिखना है इस पे खम्भे पे लिख रही है वो। जैसे आपने देखा होगा कि रोड साइड में लिखा रहता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 205 इतना कहते हैं
इतना इतना के अंतर्गत उन सभी लोगों को काम करने में सक्षम है जिन्हें काम की ज़रूरत है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में सफल रहती है तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अधिनियम के अंतर्गत इस तरह के कामों को वैधता देगा जिससे भविष्य के भूमि से उत्पादन में बढ़ावा मिले। पहली चीज़ तो ये बताया कि जब ये कहा गया था तो इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। महात्मा गांधी शब्द जो है 2009 में जोड़ा गया है और वर्तमान मतलब पिछले वर्ष जो है इसको जो है विकसित भारत जी राम जी योजना के नाम से अब पुकारा जाने लगा, उसको पास कर दिया गया। अब पहले जो था 100 दिन का रोज़गार होता था, अब जो है इसकी सीमा बढ़ा करके 125 दिन कर दी गई है। ठीक, इसमें डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाए तो और चीज़ें मैं आपको समझाता। लेकिन अब देखिए क्या है यहाँ पर इन चीज़ों से कह रहा भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद। इसमें रोज़गार ऐसे लोगों को दिया जाता है जो कि अपने ही क्षेत्र में रह करके ज़्यादातर 5 किलोमीटर के रेडियस में रह करके ही अपने जॉब कार्ड को 15 बना करके 15 दिन के लिए रोज़गार पाते हैं और अपने ही अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करके अपने ही क्षेत्र का अपने जगह पर विकास करते हैं। जैसे कि उन्होंने चेक डैम बना दिया, अब वहाँ पानी रुका सिंचाई की समस्या समाधान हो गया। मिट्टी का काम है, मिट्टी काट रहे हैं, तालाब निर्माण कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, इससे भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। जहाँ रोजगार मिला वहाँ सिंचाई का हो गया, सिंचाई से उत्पादन बढ़ा। संगठित और असंगठित रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजन करने के बाद अन्य तरीकों का परीक्षण करते हैं। इसी लोगों को नियोजित होने के आधार पर देखते हैं उनके काम में करने की क्या शर्त है, क्या कोई नियम और विनिमय है जिनका कि उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाए। अब देखिए वो एक कहना यहाँ पे यही चाह रहे हैं, मैं पढ़ाने आगे बढ़ने पहले बता दे रहा हूँ, वही चीज़ लिखी है कि जैसे एक होता है ना कि आप एक जैसे हमारे होटल में एक लड़का काम कर रहा है, एक मजदूर काम कर रहा है ना। एक कपड़े की दुकान पे एक आदमी कर रहा है काम। वहाँ पर क्या हुआ कि उसने देखा कि भाई कि 2 दिन से रामू नहीं आ रहा है, उन्होंने शामू को रख लिया। 2 दिन बाद रामू आया, कहा तो हटो तुम्हारी ज़रूरत है, शामू को हम रख लिए। माना कि वो 4 साल से काम कर रहा है और उसकी कोई सेवा शर्त नहीं है। मालिक ने कह दिया जाओ तो वो गया। ये क्या हो गया, ये असंगठित क्षेत्र हो गया। संगठित क्षेत्र में वो कहीं ऐसे जगह पे काम करता है जहाँ की सेवा शर्तें जो होती हैं सरकार से मान्यता प्राप्त होती हैं, सरकार की निगाह में रहती है कि आपको इन्हीं शर्तों के अंतर्गत काम करवाना है। तो ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं संगठित क्षेत्र। अब देखिए कांता क्या काम कर रही है। कांता एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 से शाम इतने बजे तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सीय व अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता परिवार रविवार को कार्यालय नहीं जाती है। इस दिन सवेतन अवकाश प्राप्त होता है। उसे जेब में नौकरी प्रारंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी के संबंधित निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था। अब देखिए इस शर्तों पर काम कर रही है, इसको कितनी सुविधाएं मिल रही है। दूसरी तरफ इनको देखिए, कमल जो है कांता का पड़ोसी है। वह नज़दीक के किराना की दुकान पर दैनिक मजदूरी पे काम करने वाला श्रमिक है। वह सुबह 7:30 पे दुकान पर जाता है, शाम 8 बजे तक काम करता है। घंटे भी बढ़ गए। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता। जिस दिन वो काम नहीं करता उस दिन की मजदूरी से नहीं मिलती है। उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता है। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला, मतलब कोई सेवा शर्त नहीं है जिससे कि दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा जा सके। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटने के लिए कह सकता है, जैसा कि मैंने बताया। अब देखिए दोनों परिस्थितियों में क्या है, इसको क्या सेवाएं दी गई हैं और कांता को क्या दी गई हैं। इसको चूँकि आप जानते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम, क्योंकि क्षेत्रक का नाम है। कांता संगठित क्षेत्रक में काम करती है। संगठित क्षेत्रक में उद्यम अथवा कार्यस्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है।
और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र तक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, सरकार का देखिए इसे पंजीकृत होते हैं, इसलिए सेवा शर्त उनको मानना पड़ता है और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों और विनियमों को अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम इतना दुकान प्रतिष्ठान आदि में उल्लेख किया था। मतलब क्या है, संगठित क्षेत्र में उनको एक शर्त के तहत काम होता है कि भाई आपको ये करना है तो ये करना है, मत वो उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं कि वो सरकारी नियम कानून से बने होते हैं। इसीलिए इसे संगठित क्षेत्र तक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि होती है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते बल्कि वे स्वतः काम कर सकते हैं, परंतु वे अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत करवाते हैं और नियमों विनियमों का अनुपालन करते हैं। अब देखिए क्या है ना, कहते हैं कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते हैं। मतलब क्या है कि वो नहीं है कि वो अपने से सब कुछ उनका कि किसी ने कह दिया कि तुम्हारे आकर नौकरी कर लो, बनिया के यहाँ क्या कर लो, ऐसे नहीं। वो जो सेवा शर्त है उसका इस सेवा शर्त पर वो खरा उतरता है, तो वो जो नियोक्ता है उसको रोजगार देने के लिए वो बाध्य है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलते हैं। उनमें से एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। अब इसमें क्या है कि ओवर टाइम की व्यवस्था भी होती है ना। लेकिन बनिया का नौकर चाहे वो जब तक चाहेगा कि भैया तो आप 12 बजे दुकान बंद होगी रात में, उसको बेचारे को बैठना है ना, क्योंकि उसके ऊपर कोई नियम कानून नहीं करता, क्योंकि वो असंगठित क्षेत्र में है। दूसरे लाभ भी प्राप्त करते। वे लाभ क्या है? सवेतन छुट्टी, अवकाश, काल में भुगतान, भविष्य निधि इतना पाते हैं। वे चिकित्सीय लाभ पाने के लिए हकदार होते हैं। नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। अब दिखा रहा है ना कि संगठित क्षेत्र के कितने लाभ है, उसमें ये सब चीज़ें उनको मिलती है। लेकिन इसके विपरीत कमल असंगठित क्षेत्र में काम करता है। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी बिखरी इकाइयों जैसे अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है से निर्मित होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं, परंतु उनका अनुपालन नहीं होता। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं होते हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने वाले सवेतन भुट्टो तरह की स्वतंत्र रोजगार सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण के काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसम में जब काम करते होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्यों जैसे इतने तरह पर सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित है। मतलब जब वो नहीं मिल रहा है उनको है, जब हटाए जाएंगे तो वो अपना नियोजन मतलब अपना रोजगार खुद ढूंढ लेते हैं, है ना। और क्या करते हैं, वही जैसे फुटपाथ पे दुकान लगा कर बेचते हैं, उसी की बात कर रहा है। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मजदूर पर श्रमिकों को लगाते हैं। कहते हैं किसान काम करता है, अब उसको ज़रूरत पड़ गया कि भाई चलो कटाई काम करना है तो 20 श्रमिक को कटाई के लिए लेके जाए। लेकिन क्या उसके लिए नियम है कि नहीं इसके साथ ऐसा हो जाएगा तो उसको पेंशन मिलेगा, ये मिलेगा, हम हटा नहीं सकते, उसे इतना काम करें नहीं, क्योंकि वो असंगठित क्षेत्र का है, उस पर कोई सरकारी नियम कानून नहीं है। वो ये भी साथ में कहता है कुछ जगहों छोटे जगहों पर नियम कानून लागू तो होता है लेकिन वास्तव में उसका नियंत्रण नहीं होता। जैसे आपने देखा बाल श्रमिक की बात तो होती है, लेकिन छोटे मोटे दुकानों पर चले जाए, गुमती में चले जाए, छोटे मोटे रेस्टोरेंट में चले जाए, वहाँ छोटे छोटे बच्चे आपको काम करते दिखाई पड़ जाएंगे। वो क्या है, वो बाल श्रमिक ही ना है, लेकिन नियम कानून है कि उससे काम नहीं करवा सकते, लेकिन कर रहे हैं, खुलेआम करते हैं, जिसको कि आपने देखा होगा। ये तो आंकड़े को आप स्वयं देख सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, इसलिए आंकड़े को नहीं पढ़ाएंगे। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो? कहता भाई जिनकी असुरक्षित है तो उनका संरक्षण कैसे किया जाए। अब उसकी बात करते हैं। संगठित क्षेत्र के अत्यधिक मांगों पर ही रोजगार
प्रस्तावित करता है ना। लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। मतलब वो कह रहा है कि संगठित क्षेत्र है, मान लीजिए कि इंडस्ट्री, मैंने बताया ना कि एक कार की इंडस्ट्री खुल गई, आदमी कहता है कि चलो भाई एक मारुति कंपनी खुल गई, एक हुंडई कंपनी खुल गई, तो ये नहीं कि हुंडई 50 गाड़ियाँ बेच रहा है ना। HAL खुल गया, तो ये नहीं कि चारों तरफ HAL खुल गया, वो है ठीक, आवश्यकता पड़ी कि HAL को कि नहीं चलो हम हेलीकॉप्टर का पार्ट बना रहे हैं, अब आने वाले जो है हम राफेल का भी पार्ट बनाएंगे, है तो राफेल का पार्ट बनाया जाएगा। तो ये तो है नहीं कि पूरी दुनिया का राफेल हम ही बनाना शुरू कर देंगे, कुछ ही ना होगा, थोड़ा सा रोजगार का अवसर बढ़ेगा। लेकिन अभी कहते हैं कि असंगठित क्षेत्र में इनका संरक्षण कैसे किया जाए, क्योंकि इनके पास कोई नियम कानून है। ऐसी रणनीति करके कर वंचन और श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। परिणामतः बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं, जहां उन्हें कम वेतन मिलता है, प्रायः शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती। उनकी आय कम होती है, नियमित नहीं होती है, इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और न ही इसमें कोई लाभ है। इस चीज़ को आप जानते हैं। सन 1990 में यह भी देखा गया कि संगठित क्षेत्र के बहुत से अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश है, ये आंकड़ा बता रहा है। अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के लिए श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है। अब देखिए, दिखा रहा है कि जब कारखाने बंद हो जाते हैं तब अनेक नियमित श्रमिक सब्जियां बेचते या ठेला खींचने वाले कुछ अन्य कार्य करते दिखाई पड़ रहे हैं। देख रहे ये वही श्रमिक हैं, कारखाने बंद हो गए तो रोज़गार तो चाहिए भाई, तो ये छोटे मोटे जो भी काम कर सकते वो कर रहे हैं सड़क के किनारे बैठ करके। वे लाचार लोग कौन है, उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषक, श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों, फसल कटाईदार कारीगरों जैसे इतने से रचित होता है। अब देखिए यहाँ पर छोटे और सीमांत किसान की बात कर रहा है। छोटा किसान कौन होता है? जिसके पास कि 1 हेक्टेयर तक ज़मीन होती है। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि स्मॉल फार्मर किसको कहते हैं? जिसके पास कि 1 हेक्टेयर तक ज़मीन, मतलब कि 2.5 एकड़ तक की ज़मीन है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल फार्मर। और दूसरी तरफ फिर वो कहता है, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सीमांत कहाँ पर लिखा है? सीमांत कृषक कौन होता है? जिसके पास कि 1 से अधिक लेकिन 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन हो, मतलब कि अगर उसके पास जो है इतनी ज़मीन है तो वो क्या कहलाएगा? वो सीमांत कहलाएगा। मतलब कि 2.5 से लेकर 5 एकड़ तक ज़मीन उसके पास है, और उसके बाद तो खैर दूसरी श्रेणी बन जाती है जिसकी चर्चा इसमें नहीं है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत का किसानों की श्रेणी में आते हैं। मतलब देखिए उनका दिखा रहा है कि इनके पास इतनी ज़मीन होती है। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरणों, साग कितने पर्याप्त उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। मतलब कहते हैं कि जब 80% लोग इन्हीं से ओवरलैप हैं तो इनको, ये कुछ छोटे भी हैं, इनके पास क्या मतलब टोटल देखा जाए 1 से ले करके टोटल 2 हेक्टेयर तक ज़मीन वाले लोग हैं। तो कहता कि ये स्पष्ट है कि इतनी कम ज़मीन वाले लोग अगर हैं तो इनके पास, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इनको जो है ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराने से रोज़गार को अवसर मिलेगा और शायद ये छोटे स्तर पे संगठित क्षेत्र से मुकाबला कर पाए। माना कि संगठित क्षेत्र नहीं है। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार, परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों, दूसरों काम करने के लिए सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वालों और कबाड़ उठाने वालों से रचित है। इनकी को चर्चा कर रहा है कि शहरी क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में कौन लोग आते हैं। हम यह भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार होते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक एवं सामाजिक, देखिए अभी कह रहा है भेदभाव, सामाजिक का नाम उसने क्यों लिया? कह रहा है इनके साथ सामाजिक भेदभाव भी होता है। तो उनके लिए केवल आर्थिक विकास की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए सामाजिक मतलब सोशल डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। संगठित क्षेत्रों के लिए श्रमिकों को संरक्षण एवं सहायता की अनिवार्य है। कह रहे चूँकि ऐसी स्थिति है इसलिए इनके संरक्षण के लिए ऐसा काम किया जाना आवश्यक है।
स्मरण कीजिए, हमारे चारों अनेक आर्थिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं, उन पर तर्कसंगत से विचार करने के लिए वर्गीकरण की प्रक्रिया या मतलब उन्होंने वर्गीकरण करने का अब यहाँ पे कारण बताया कि वर्गीकरण हमने क्यों किया। क्योंकि हर एक क्षेत्र में रोजगार, धनार्जन या उनकी आर्थिक स्थितियाँ, जाति आधार पे भी वो सब अलग अलग है। कहे कि अच्छा, तो इस आधार पे अनेक तो मतलब कहते हैं कि उनका मूल्यांकन करने का एक ही डंडे से नहीं सबको मार सकते हैं। तो उनको करने के बाद ही उनका मूल्यांकन करके उनके उद्धार या उसमें क्या कहते हैं उसकी विकास की बात को सोचा जा सकता है। आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजित करने के लिए कार्य के स्वभाव को कसौटी के रूप में प्रयोग किया गया। अब देखिए कहते क्या, कार्य के स्वभाव को कसौटी के रूप में प्रयोग किया गया है। इसी आधार पर सब निर्णय लिया गया है कि कार्य क्या। इस वर्गीकरण के आधार पर हम भारत में कुल उत्पादन और रोजगार की पद्धति का विश्लेषण समर्थ हुए। इस प्रकार से हमने आर्थिक गतिविधियों को संगठित और असंगठित क्षेत्र के रूप में विभाजित किया। इस विभाजन का प्रयोग इन 2 क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति को देखने के लिए किया गया। वर्गीकरण के प्रयासों से उत्पन्न सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या थे? इन समस्याओं समाधान थे जिनका की ओर संकेत किया गया। क्या आप इन जानकारी को निम्नलिखित सारणी में संक्षिप्त व्यक्त कर सकते हैं? अब ये तो दिखाया गया है, तो इसको स्वामित्व आधारित क्षेत्रक सामाजिकरण। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है। परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? क्या कहते हैं, अब इसको समझा जाए। स्वामित्व, ओनरशिप क्षेत्र, और फिर ये पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, 3 तरह की बातों को। तो अब कहते हैं कि स्वामित्व किसके पास होगा? या तो पब्लिक सेक्टर में होगा या तो प्राइवेट होगा। जैसे गवर्नमेंट की कंपनी है जिसमें पैसा सरकार का भी लगा हुआ है और जनता का भी लगा हुआ है, और यहीं पर टाटा बिरला अंबानी बैठे हुए हैं, उनकी भी कंपनियां हैं। तो अब कहते हैं उनका हम देखते अध्ययन करते हैं। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है। परिसंपत्तियों का स्वामी और उनको सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन होता है? सेवाएं यहाँ भी मिले, अंबानी क्या भी नौकरी मिल रही है ना, और इन्फोसिस भी नौकरी दे रहा है, सरकार भी नौकरी दे रही है, लेकिन कह रहे हैं कि इनको हम अलग अलग करके देखेंगे तब स्थिति सामने आ जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। जैसे हमने कह दिया ना कि अंबानी साहब हैं, अब मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जो कर रहे हैं उन पर सब निर्भर कर रहा है। लेकिन वही HAL है, BSNL है, अगर इनमें आप जाएंगे तो इस सरकार की सेवा शर्तों के आधार पर ही काम करेंगे। वहाँ पर आप उतना, वो एक तरह से संगठित क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं, जबकि टाटा इतना रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनियां जैसे स्वामित्व, जिसको मैंने बताया। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। इनको सेवाओं का प्राप्त करना के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है, सरकारी सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों अन्य तरीकों से करती है। आधुनिक दिनों में सरकार इस तरह गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियाँ क्या है? सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है, ज्ञात करें। अब कहता क्या है, अब जैसे रेलवे है ना, तो रेलवे का उद्देश्य, ठीक है रेलवे कमाई करती है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? जनता की सेवा करना है, जनता के हित में, देश के हित में काम करना। ये रेलवे ये काम नहीं कर रहा है कि उनको मुनाफा कमाना है कि जब चाहे जितना चाहे किराया बढ़ा दें, जब चाहे किराया कम कर लें, जब चाहे कहेगा ट्रेन नहीं चलेगी भैया, नहीं चलेगी आगे से। लेकिन जो आदमी खुद का मालिक है, रिलायंस इंडस्ट्री ने कहा भाई कि ठीक है हम आपको अब रेट बढ़ा दे रहे हैं, अब आप टैरिफ का रेट इतना हो जाएगा, मोबाइल का रिचार्ज इतना होगा, तब आप लड़ते रहिए, कुछ नहीं, उन्होंने कहा जाए लेना लीजिए, मत लीजिए, आपको ज़रूरत करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो लाभ के लिए हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु उन्हें निजी क्षेत्र तक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रों की क्षमता से बाहर होती है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्र कर
करना भी आसान है, फिर भी वे इन चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं, तो उसका उचित कीमत वसूलते हैं। जैसे सड़कों, पुलों इत्यादि का निर्माण, बांध से अधिक सिंचाई सुविधा के लिए प्रकार, इससे सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है, सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। अब कहते क्या है कि अगर मान लीजिए आपको सड़क बनाना है, तो आप अंबानी से नहीं कहेंगे भैया कैसे तुम सड़क बना दो, है कि हमारे देश आइए सड़क बनवाइए, हम आपको पैसा देंगे, ठीक है। तो अब या आपने कहा भाई कि अंबानी से कि हम बस देते, अंबानी कहे ठीक है मैं बस चलाऊंगा, लेकिन VIP बस हमारा किराया इतना लेंगे, आपको जाना तो जाइए, लेकिन सरकार जो है कम से कम पैसे में आपको रोडवेज के माध्यम से बस उपलब्ध करवा देती है, दूर दूर तक जाने के लिए आपको रेलगाड़ी की सुविधाएँ उपलब्ध कराती है, क्योंकि उनका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा लाभ कमाना नहीं है। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की ज़रूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादनों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं कर सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती है। जैसे उत्पादन मूल्य में और बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयाँ, विशेषकर लघु इकाइयाँ बंद हो सकती हैं। यहाँ सरकार उस स्तर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर वे उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश वहन कर सकती है। अब देखिए कि आपने देखा होगा कि प्राइवेटाइजेशन की बातें होती हैं कि इसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि सरकार जानती है कि अगर हम इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे या प्राइवेट सेक्टर को नहीं देंगे, तो प्राइवेट सेक्टर, सरकार के पास उतना पैसा नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर ही मान ली बिजली का उत्पादन कर रही है, तो बिजली का उत्पादन करे तो कुछ उनको रियायत देगी तभी तो करेंगे वो। तो अब उस रियायत से फ़ायदा क्या है कि देश के अंदर बिजली का भी उत्पादन हुआ, साथ साथ अन्य जगहों पर जहाँ पे सरकार उतना पैसा नहीं खर्च कर पाए, एक उद्योगपति खर्च करके वो बिजली का उत्पादन कर रहा है और जहाँ पर भी आवश्यकता है वहाँ उसको पहुँचा रहा है। इसी प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इससे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पे बेचती है। आपने कक्षा 9 में खाद्य सुरक्षा अध्याय में इसके बारे में पढ़ा है। सरकार लागत का कुछ भाग वहन करती है, इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। अब देखिए क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना कि भारतीय खाद्य निगम में भंडारण किया जाता है, किसानों को एक समर्थित मूल्य पर खरीद कर उनके सामान को खरीदा जाता है। फिर गरीबों के बीच जो है सरकार अगर 10 रुपये किलो भी खरीदी है, लेकिन गरीबों के बीच वो 2 रुपये किलो देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार ने लाभ कमाने के लिए काम नहीं किया है, लेकिन दूसरी तरफ कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हो रही, किसानों का भी फायदा हो रहा है और गरीब जनता का भी काम वहाँ पर हो रहा है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियाँ ऐसी हैं जिनका कि प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है, इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है। जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। हमने पहले अध्याय में कुछ गतिविधियों पर विचार किया है। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। अब क्या कर रहे हैं कि देखिए ये सब जिम्मेदारी सरकार की है, इसी सरकार ना हर जगह विद्यालय खोलती है, सेवाएं करती है, यहाँ तक कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए मिड डे मील योजना या क्या कहते हैं तमाम इस तरह के कार्यक्रम को समय समय पर जो है करती रहती है, जिससे कि निरक्षर लोग कम हो। और साथ ही साथ क्या है, अगर इनको गुणात्मक शिक्षा दी जाएगी तो इससे हमारे पास एक क्या कहते हैं मनी जो आएगी वो क्या कहते हैं मैन पावर को एज ए हम एसेट इस्तेमाल कर सकेंगे। इस प्रकार हम जानते हैं कि भारत में लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार है। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विश्व के कुछ निर्धनतम भागों से भी, मतलब जो सबसे गरीब हैं मतलब विश्व के, उनसे भी अधिक स्थिति इन प्रदेशों में है। सरकार को भी मानव विकास के लिए पक्षों जैसे स्वच्छ पेयजल उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं, भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की ओर देश को पूर्णतः उपेक्षित भागों का देखभाल करे। अब चक्कर ये देखिए कि अगर इन सब काम को किया जाएगा तो सर्विस सेक्टर में क्या होगा, इजाफा होगा, उसमें वृद्धि होगी तो क्या होगा, एक तो देश की जनता का विकास होगा और साथ ही साथ क्या रोजगार के भी सृजन होंगे।
अब सारांश को भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि एक समरी इसी का है। खैर सारांश को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या पढ़ लेते हैं। इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों को कुछ सार्थक समूह में विभाजित करने के तरीकों का अध्ययन किया। इसका एक तरीका है परीक्षण की गतिविधि के। पहला क्या तरीका है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में। भारत के विगत 30 वर्षों के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि यद्यपि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से है, लेकिन रोजगार के अधिकांश अवसर प्राथमिक क्षेत्र में ही मिलते हैं। मतलब जो लोग गरीब के क्षेत्र में हैं, जो लोग कि प्राथमिक क्षेत्र में हैं, जो कि प्राकृतिक आधारित है, वो अधिकांश अभी वही पड़े हैं, उनमें कोई बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ क्या है, टर्सरी तृतीयक क्षेत्र में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। जैसा देखिए हम आपसे बातें कर रहे हैं, हमारी बातें आपके पास जाएंगी, कैसे जाएंगे, इंटरनेट मीडिया के थ्रू ही तो हम आपको पहुँचा, आपके घर पर हम जाकर पढ़ा नहीं रहे हैं। लेकिन रोजगार अधिकांश है। हमने ये भी देखा है कि देश में रोजगार के अवसरों को वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरे वर्गीकरण में हम संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर विचार करते हैं। अधिकांशतः लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनके लिए संरक्षण अनिवार्य है। अब देखिए मोस्ट ऑफ द पीपल कहाँ काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिसकी चर्चा किया है। जैसे मैंने बताया बनिया की दुकान पर काम करने वाला, ठीक है ना। अब कहता है क्या है कि हमके उन्हीं के विकास के बारे में हम जब सब समस्या को समझ गए कि समस्या कहाँ है, तब वो आगे कर रहे हैं कि हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों गतिविधियों के बीच अंतर भी देखा। यहाँ भी देखिए अगर इंडस्ट्री भी है, अगर कोई चीज़ क्या कहते हैं कि प्लांट में संगठित क्षेत्र भी है, तो उनमें भी कितना अंतर आता है ना। तो अब कहता है देखा कि सार्वजनिक गतिविधि को कुछ निश्चित क्षेत्रों पर केंद्रित करना अनिवार्य क्यों है। अब वो कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ठीक है कुछ सेवा शर्तें हैं, लेकिन कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो इसमें क्या होगा कि रोजगार के बहुत अच्छे और नियमित स्रोत रोजगार का मिलेगा, जिससे कि लोगों के रोजगार सुरक्षित होंगे। तो इस प्रकार आपने देखा होगा, चूँकि इस पर मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं कोशिश किया है, शुरू में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपने देखा होगा कि इस टॉपिक में मेन क्या है कि सभी क्षेत्रों का आर्थिक अध्ययन करने के बाद वो निष्कर्ष आया है। उसी निष्कर्ष पे हमें काम करना है कि इसमें उत्तरोत्तर कैसे सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो पर मैं अब यहाँ पर विराम देना चाहता हूँ। अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ आप मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।